लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर में सभी फौजी भाइयों का स्वागत है। आज फिर आपके लिए आर्मी अग्निवीर क्लर्क के लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर सेट लेके आए हैं। सभी विद्यार्थी चैनल के साथ जुड़ जाएं। कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का 2025 न्यू पैटर्न पर आर्मी क्लर्क का प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर सेट सॉल्व कराएंगे। सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़ जाएं और सभी अपने दोस्तों तक लिंक को पहुंचा दीजिए। आज का पेपर सेट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर देने शुरू करें। सभी के कमेंट्स पढ़े जाएंगे, आंसर देने शुरू करें। पहला क्वेश्चन, कामाख्या देवी मंदिर देश राज्य में है? फटाफट से आंसर करें। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन असम। सभी के कमेंट्स पढ़े जाएंगे, फटाफट से आंसर करें। सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, फटाफट से आंसर करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सभी के कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं। अंबुबाची उत्सव जो है वो भी यही मनाया जाता है, अंबुबाची या अंबे उत्सव, नोट कर लें। इसके अलावा 51 पीठों में से, ठीक है, जो देवी सती की पीठ है 51 पीठों में से एक है कामाख्या देवी मंदिर, नोट कर लें और सभी आंसर देने शुरू करें। सभी आंसर देने शुरू करें। अंबुबाची उत्सव, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो लाल हो जाता है। सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आंसर आ जाने चाहिए। 51 शक्तिपीठों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नीलावल की पहाड़ियों में है, नीलावल की पहाड़ियों में, नोट कर लें। निर्माण और बताएं, निर्माण निर्माण बता दीजिए किसने करवाया था? तो निर्माण इसका करवाया था मलेच्छ शासकों ने, मलेच्छ शासकों ने करवाया था इसका निर्माण। इसके बाद 1565 में किसने करवाया? ठीक है, डेट के हिसाब से 1565 आएगा। सभी बताएं, सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आंसर करें। ठीक है, कोच विहार के राजा कौन थे? आंसर करें। कोच विहार के राजा कौन थे? सभी आंसर करें। तो कोच विहार के राजा कौन थे? नरनारायण। कौन थे? नरनारायण थे, नोट कर लें। इसके अलावा 7 साल बाद 1572 में इसको किसने तोड़ा था? फटाफट से किसने नष्ट किया? फटाफट से कमेंट्स करें, सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। 1572 में किसने नष्ट किया? सभी आंसर करें। नष्ट करने के बाद कोच हाजों के राजा चिलाराय ने इसको दोबारा विनिर्माण करवा दिया था। चिलाराय ने, आपको करना है नष्ट किसने किया? नष्ट किसने किया? तो इसको नष्ट किया था काला पहाड़। किसने नष्ट किया था? काला पहाड़ ने किया था। ठीक है, नोट कर लें, काला पहाड़ ने किया था। सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, जुड़ जाइए चैनल के साथ। तंत्र विद्या का केंद्र भी बोलते हैं, तंत्र विद्या का केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, और किसको? कामाख्या देवी सती यौन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नोट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आया है। असम, असम में कहां पे है? गुवाहाटी। कहां पे? गुवाहाटी पे है, नोट कर लें, गुवाहाटी। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, फटाफट से आंसर करने हैं। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, फटाफट से आंसर करने हैं। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जामा मस्जिद बता दीजिए, सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, आंसर करें। जामा मस्जिद का निर्माण भी बताना है। निर्माण किसने किया? कौन सा मुगल? शाहजहां। कौन था? शाहजहां था। जामा मस्जिद का निर्माण जिसने किया? शाहजहां। सभी को डेट भी बतानी है और जगह भी। कमेंट करें, सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, कमेंट्स करें। बिल्कुल शानदार आंसर आना चाहिए। निर्माण कब हुआ था? 1650 में शुरू और 1656 में निर्माण हो गया था शाहजहां ने। आपको बताना जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली, बिल्कुल सी जिनका है, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चों का आंसर सी है, बेहतरीन आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर सेट चल रहा है आर्मी अग्निवीर क्लर्क का। नगरहौल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? फटाफट से बताएं। नगरहौल वन्यजीव अभ्यारण्य, ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो नोट कर लें, 1972 में आया था वन्यजीव। और वन संरक्षण कब आया था? वन संरक्षण 1980 और वन्यजीव 1972, वन संरक्षण 1980। और पर्यावरण संरक्षण कब आया था? 1986। पर्यावरण संरक्षण कब आया था? किस वर्ष पारित हुआ? 1986। नोट कर लें, वन्यजीव 1972, वन 1980 और पर्यावरण 1986। नोट्स कर लें। नगरहौल कर्नाटक, ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखता हूं कितने बच्चों का राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब दिख रहा है, जानदार शानदार आंसर किया है, बेहतरीन। फोर्थ क्वेश्चन आ गया है, फोर्थ क्वेश्चन आ गया, फटाफट से
विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक बता दीजिए। विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, आपको बताना है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, आपको ये भी बताना है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। सभी के कमेंट पढ़ूंगा, पहले आप देखें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये बताना है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। परमाणु कार्यक्रम का जनक बताना है, परमाणु कार्यक्रम का जनक। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी बताना है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी बताना है, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी बताएं। नोट करें, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया विक्रम साराभाई और के शिवम, विक्रम साराभाई और के शिवम दोनों को बोलते हैं, विक्रम साराभाई और के शिवम दोनों को बोलते हैं, दोनों को, के शिवम भी आ सकता है, ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा है परमाणु कार्यक्रम के जनक, होमी जहांगीर भाभा, नोट कर ले, यह है परमाणु कार्यक्रम के जनक। और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। आपको बताना विंग्स ऑफ फायर पुस्तक, तो जिनका सी है बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर ले, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया विक्रम साराभाई और के शिवम। परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई, नोट कर ले सभी बच्चे। देखता हूं कितने बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा जवाब है, बहुत प्यारा जवाब है, बिल्कुल सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ क्वेश्चन बताइए। सिक्कों के अंतिम गुरु हैं, सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे? सभी को आंसर करना है। सिक्कों के अंतिम गुरु, ए ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, डी ऑप्शन गुरु नानक देव। फटाफट से आंसर कर दें, सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दें, फटाफट से, फटाफट से आंसर कर दें। सभी के आंसर आने चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। देखता हूं कितने बच्चों का सही आंसर आ रहा है, देखता हूं कितने बच्चों का सही आंसर आ रहा है, कितने बच्चों का आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल राइट आंसर है। 10वें अंतिम गुरु मतलब 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। और पहले कौन है? गुरु नानक, पहले कौन है? गुरु नानक है, नोट कर ले, पहले कौन है? गुरु नानक। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया है, बेहतरीन बच्चा मेहनत कर रहा है, मेहनती बच्चा चैनल के साथ जुड़ रहा है। बुल्स और बियर्स शब्दावली जो वर्डिंग है का इस्तेमाल डैश में किए जाते हैं। बुल्स ऑफ बियर्स, ए ऑप्शन सांडों की लड़ाई में, बी ऑप्शन राजनीति में, सी ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर कर दें। बुल्स और बियर्स, सभी के कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, सभी के कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर सी है बिल्कुल राइट आंसर है, स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल राइट आंसर है। 7वां क्वेश्चन आ गया है, 7वां क्वेश्चन फटाफट से। हैरी पॉटर चलचित्र में मुख्य भूमिका निभाने वाला बाल कलाकार का नाम, मुख्य भूमिका निभाने वाला बाल कलाकार बताइए, बाल कलाकार। सभी के आंसर देख रहा हूं, सभी फटाफट से आंसर करें, सभी का आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है, डैनियल रेडक्लिफ, डैनियल रेडक्लिफ ए बिल्कुल राइट आंसर है। और हैरी पॉटर, हैरी पॉटर का आपको कमेंट करना है, हैरी पॉटर का आपको बताना है पुस्तक के लेखक, हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक बताने हैं आपको, पुस्तक के लेखक बताना है, ठीक है। पुस्तक के लेखक कमेंट करें, कौन थे? राउलिंग, कौन थे? राउलिंग थे, नोट कर लें, राउलिंग, राउलिंग थे, आप नोट कर लें, ये बात नहीं पता हो तो नोट कर लें। सभी के कमेंट्स देखे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राउलिंग बिल्कुल सही है, जेके राउलिंग, बिल्कुल रॉलिंग भी लिख सकता है, राउलिंग भी, जेके रॉलिंग सही है। 8वां क्वेश्चन, न्यूटन के गति के कितने नियम दिए गए हैं? न्यूटन के गति के कितने नियम है? फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करें। प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? न्यूटन, प्रिंसिपिया किसकी बुक है? न्यूटन की है। ऑप्टिक्स किसकी बुक है? न्यूटन की है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी किसकी है? न्यूटन। प्रिंसिपिया कब प्रकाशित हुई? 1687, ठीक है। और कब तैयार हो गई थी? 86। प्रकाशित कब हुई? 87 में हुई, 1687 में हुई, ठीक है। ऑप्टिकल पुस्तक में क्या है न्यूटन की में? ऑप्टिकल में प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ऑप्टिकल्स में, और गति के नियम प्रिंसिपिया में, ठीक है, नोट कर लें, नोट कर लें। गुरुत्वाकर्षण के नियम भी न्यूटन ने, कितने नियम है? 3 नियम, जिनका आंसर 3 है, बिल्कुल राइट आंसर है। न्यूटन का पहला नियम, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बना रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यानी बल की परिभाषा, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम बताइए, वो बल की प्रकृति को बताता है, नेचर को बताता है, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम F = m में,
फादर ने माँ का बराबर साथ निभाया, यानी वो फोर्स बल को दिखाता है, बल क्या कार्य करता है। ठीक है, 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवा क्वेश्चन आ गया है। ड्राइवर गाड़ियों के पीछे वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? बताइए। ड्राइवर गाड़ियों के पीछे की वस्तु देखनी है, पीछे की वस्तु देखनी है। फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करें। सभी के कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, सभी के कमेंट्स। ए ऑप्शन साधारण दर्पण, बी ऑप्शन उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन अवतल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कर दीजिए आंसर फटाफट से। तो जिनका आंसर कॉन्वेक्स है बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स भी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तल दर्पण। ठीक है, कोशिका का कौन सा अंग उत्तल दर्पण की तरह परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है? गोल्जी का है। कौन सा? गोल्जी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। वाट किसकी इकाई है? वाट किसकी इकाई है? फटाफट से आंसर करेगा। मेहनती बच्चा चैनल के साथ जुड़ रहा है, जानदार शानदार जवाब आ रहे हैं। ए ऑप्शन विद्युत स्रोत, बी ऑप्शन विभवांतर, सी ऑप्शन शक्ति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वाट बताइए, वाट किसका है? तो जिनका आंसर पावर शक्ति है बिल्कुल राइट आंसर है, पावर शक्ति बिल्कुल राइट आंसर है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर करें, कमेंट करें। 11वां क्वेश्चन, कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्लर्क में 5 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर शुरू हो गया। एक मॉडम का कार्य क्या है? मॉडम का कार्य बता दीजिए फटाफट से। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कोडन एवं विकोडन, बी ऑप्शन डेटा को ध्वनि में परिवर्तित करना, सी ऑप्शन एनालॉग और सिग्नल, सादृश्य और संकेत को डिजिटल में ट्रांसफर करके वितरित करना, एक हार्डवेयर विषाणु विरोधी, डी ऑप्शन एंटीवायरस की तरह कार्य करता है। फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। देख रहा हूं, तो जिनका आंसर सी है बिल्कुल राइट आंसर है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, फटाफट से आंसर करें। मैग्नेटिक स्टोरेज उपकरण का उदाहरण है। मैग्नेटिक स्टोरेज उपकरण का एग्जाम्पल बताना। ए ऑप्शन OMR, बी ऑप्शन हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन रोम डिस्क, डी ऑप्शन मेमोरी डिस्क। मैग्नेटिक स्टोरेज, फटाफट से कमेंट्स पढ़ रहा हूं, फटाफट से आंसर करेगा, फटाफट से आंसर कर दे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मैग्नेटिक स्टोरेज उपकरण का उदाहरण देना है, सभी को आंसर करना है, सभी को आंसर करना है, बिल्कुल सही आंसर करना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर करना है। तो जिनका आंसर भी है हार्ड डिस्क, बिल्कुल राइट आंसर है। मैग्नेटिक स्टोरेज उपकरण का उदाहरण हार्ड डिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है। MS एक्सेल में डैश रो और कॉलम का संग्रह है जो अक्षरों और संख्याओं को संग्रहित करता है। ए ऑप्शन वर्कबुक, बी ऑप्शन वर्कशीट, सी ऑप्शन फाइल, डी ऑप्शन रिकॉर्ड। फटाफट से आंसर करें। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह है जो अक्षरों और संख्याओं को संग्रहित करता है। फटाफट से आंसर कर दे। देखता हूं कितने बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, देखता हूं कितना बच्चा बिल्कुल राइट आंसर कर रहा है, राइट आंसर कर रहा है। सभी को आंसर करना है। देख रहा हूं, बहुत प्यारे जवाब आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वर्कशीट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन आ गया है। रैम को कहा जाता है, रैम को क्या कहते हैं? सभी को बताना, रैम को क्या कहते हैं। ठीक है, संक्षिप्त रूप पूछ रहा है, कर दीजिए। 4 ऑप्शन है। प्राथमिक मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मदरबोर्ड, फ्लॉपी। तो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल भी इसका राइट आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 14वें क्वेश्चन का भी बिल्कुल राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंप्लीट 50 क्वेश्चन क्लर्क न्यू पैटर्न 2025 पे सॉल्व करा रहे हैं। जुड़ जाइए हमारी टीम के साथ, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रिया यानी लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन रैम, बी ऑप्शन ALU, सी ऑप्शन मदरबोर्ड, डी ऑप्शन रजिस्टर्स। सभी को फटाफट से करना है। अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, बिल्कुल बेसिक बात है, बिल्कुल बेसिक बात है। सभी कमेंट्स करें, सभी के आंसर आने चाहिए क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। ALU इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ALU का पूर्ण रूप, ALU का पूर्ण रूप बताइए, कमेंट कीजिए। ALU की फुल फॉर्म, सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, सभी के कमेंट। आर्मी अग्निवीर क्लर्क का प्रीवियस ईयर का ऑर्डिनल पेपर सेट चल रहा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ। मैथ्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंप्लीट आर्मी अग्निवीर क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर चल रहा है। ठीक है, मैथ्स को सॉल्व कीजिए, आपके कंप्लीट हो चुके हैं 15 क्वेश्चन।
मेरे प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद जय भारत। आपकी बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। अविनाश सर अभी आपके कंप्यूटर के, जीके के और साइंस के क्वेश्चन लेके गए हैं। अब आपके मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है 392 बटे में वर्गमूल और यहाँ क्वेश्चन मार्क 28। तो इसका आंसर बता दो, ए बी सी डी में से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। 24 होगा, 48 होगा, 144 होगा, 196 होगा। सभी बच्चे फास्ट आंसर दें। 392 बटे में रूट, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 28 है। इस तरह से क्वेश्चन आता है बेटा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। जो आपका एक क्वेश्चन मार्क है बेटा, यहाँ पे एक्स वैल्यू रख लो या कोई भी वैल्यू रख लो। इसको ऐसे कर सकते हैं आप और इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आर पार गुना कर सकते हैं। ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 392 और यहाँ 28 और वर्गमूल एक्स। अब बेटा इसको नीचे ले जाओ, यहाँ से वर्गमूल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वर्गमूल एक्स बराबर में 392 के बटे में 28 आ जाएगा। ऊपर नीचे काट दो, 4 नाम 36 और 4 अट्ठे 32, 4 से 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 बराबर में वर्गमूल एक्स। अब हमें वर्गमूल एक्स नहीं, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स की वैल्यू बताएंगे तो बेटा इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 196। जब भी यहाँ पे रूट होता है, रूट हटाना है तो स्क्वायर कर देंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये कट जाता है बेटा। इसका ये कितना हो जाएगा, 196। और 196 जो है आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार, आपका जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल शानदार। एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहता है? एक व्यक्ति 5,000 रुपये के निवेश में एक व्यापार शुरू करता है। उसे पहले वर्ष 10% का घाटा होता है। दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः उसे 10% और 20% का लाभ होता है। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। उसे कितना वास्तविक लाभ हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर बताएं, ए बी सी और डी में से आपका आंसर कौन सा होने वाला है। सभी बच्चे फास्ट आंसर देंगे। देखते हैं सब बच्चे इसका आंसर देने जा रहे हैं। सभी बच्चे बेटा फास्ट आंसर दें, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5,000 रुपये है, पहले साल घाटा होता है तो कम कर दो बेटा, 90 बटे में 100। फिर दूसरे 30 साल लाभ होता है तो क्या कर देंगे, इसमें आपका 10 लाभ होता है तो 110 बटे में 100, और 20% लाभ होता है तो 120 बटे 100। और इसे कैंसिल आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी और इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 12 पंजे 60, ये 60 आ जाएगा, और 11 में 99, 99 आ जाएगा। गुना कर देंगे, गुना कैसे करते हैं, जीरो लगा देते हैं, 6 से कर दो। 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54 हाथ से लगे 5, 9 छिक्के 54 और 5 कितने हो गए, 59। तो 59 40, 59 और 40 ये आपका कुल राशि आ गई है। इसमें से केवल लाभ बताना, वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, तो इसमें से 5,000 लेस कर देंगे बेटा। 5,000 लेस कर दिया हमने तो कितना आ गया, 940। 940 आपका वास्तविक लाभ आ जाएगा। और आपका जो सी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उनका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बिल्कुल बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से कर लेना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक टीवी 7,500 रुपये में खरीदा गया और 10,000 रुपये में बेच दिया गया, तो टीवी पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट का लाभ या हानि हो गई। तो सभी बच्चे फास्ट आंसर दें। देखते हैं सब बच्चे इसका क्या आंसर देने जा रहे हैं। जो टीवी है 7,500 रुपये में खरीदा गया है और 10,000 में बेच दिया गया है, तो टीवी का लाभ या हानि परसेंट बता दो कि कितना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो सभी बच्चे इसका फास्ट आंसर बता दें कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। 7,500 रुपये में खरीदा गया है, 10,000 में बेच दिया गया है, तो कितना आ गया, 2,500। 2,500 का बेटा लाभ आ गया। 2,500 क्या आ गया है, लाभ। लाभ 2,500 है, तो ये लाभ आ गया। लाभ बटे में क्या आएगा, क्रिय मूल्य। लाभ बटे में क्रिय मूल्य, गुना में क्या आएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 से कम 25, जीरो 25 से 75, और 100 बटे में 3 आएगा। 100 बटे 3 क्या होता है, 33.33, 33.33, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 33.33 का लाभ आ जाएगा, और आपका ए आंसर है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार, जो बच्चे इसका ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहता है? 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो सभी बच्चे इसका आंसर बता दें। 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 30 से 40 बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
तो सभी बच्चे इसका आंसर बता दें कि इसका आंसर क्या होने जा रहा है। सभी बच्चे बताएं कि ABCD में से कौन सा होगा, ए आएगा या बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। तो सभी बच्चे आंसर बताएं कि इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। आदमी दिन, बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आदमी दिन ऊपर और काम नीचे, आदमी दिन ऊपर और काम नीचे, ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। ये दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक वो सड़क की मरम्मत वाला आता है और एक ये आता है, दो ही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के आते हैं। यहाँ आदमी कितने हैं, 6 हैं, 6 आदमी आ गए। दिन कितने हैं, 10 हैं। और कितने रुपए काम है, काम कितने कमाते हैं, 150 रुपये, वो आ गया नीचे। यहाँ देखो अगली लाइन में आदमी कितने हैं, 8, दिन कितने हैं, 7, और कितने रुपए कमाते हैं, वो आ गया x। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, गुना कर देंगे यहाँ पे 6 गुना में 10 गुना में x बराबर में 15 गुना में 8 गुना में 7। यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 गुना में 8 गुना में 7 और बटे में 6 गुना में 10। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 दून 6। ये बेटा यहाँ पे 150 था, 150 रुपये कमाते, 150 है यहाँ पे, ये 150 है, 150 है। तो यहाँ से यहाँ पे एक जीरो और एक्स्ट्रा कर लेना, मैं इसे दोबारा से काट देता हूँ। यहाँ पे 150 था, वहाँ 15 नहीं था, यहाँ पे क्या है बेटा 150 है। यहाँ पे क्या है 150 गुना में 8 गुना में 7 और बटे में क्या है 6 गुना में 10। जीरो से जीरो काट दी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 20 गुना में 7 कितने हो गए 140, और 140 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो बी आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का 140 आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है, बिल्कुल बेटा शानदार। एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 20 क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 450 रुपये 5% साधन ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएंगे। तो बेटा जब हो जाएंगे कुछ नहीं कहा तो ये क्या है, ये मिसधन है। क्या है बेटा, ये मिसधन है। जब कुछ ना कहे तो ये क्या होता है, मिसधन कहता है। ये मिसधन है बेटा आपका। मिसधन कितना है 540, 540 मिसधन है। मूलधन कितना है 450, तो मिसधन में से मूलधन घटाते तो ब्याज आता है। ब्याज कितना आ गया 90 है। ब्याज कितना आ गया 90 है, 90 रुपये ब्याज है। और ब्याज आते ही बेटा गुना में 100 करना होता है। ब्याज आते ही गुना में 100 करना होता है। मूलधन दर और समय में से जो भी चीज दे रखी है वो नीचे लिखेंगे। मूलधन ये है, दर ये है, और समय पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम निकाल लेंगे। जीरो से जीरो काट दो, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, और 4 वर्ष आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आपका जो सी है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा शानदार, बहुत बढ़िया। जो बच्चे 4 साल आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 21 की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं, लड़के हैं 55% और 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़के कितने हो जाएंगे। तो सभी बच्चे आंसर बता दें, ए बी सी और डी में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं सब बच्चे इसका क्या आंसर देने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार बेटा एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, कम से कम 20 से 25 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सभी बच्चे इसका आंसर बता दें कि ये क्वेश्चन किस तरह से आपको करना है। देखते हैं सब बच्चे इसका क्या आंसर देंगे। लड़कियां दे रखी है बेटा, लड़की कितनी है 675 लड़कियां हैं। 55% लड़के हैं, 55% लड़के हैं, 100 कुल होते हैं, उनमें से 55 लड़के हैं, तो लड़की कितनी है 45, तो 45% लड़की है। तो लड़की के बटे में लड़की की परसेंटेज लिख देंगे और लड़कों की संख्या निकालनी है, गुना में लड़के कर देंगे। लड़के कितने हैं 55, और बेटा आपका आंसर आ जाएगा 5 से काट लो, 5 नहीं 45, 5 से काट दे 11 बार, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, गुना कर देंगे 11 पंजे 55, हाथ लगे 5, 11 सत्ते 77 और 5 कितने हो गए 82, और 825 आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है बेटा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार। एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहता है, यदि 6, 8, 5, 7 x और 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सब बच्चे बता दो x का मान क्या हो जाएगा। x का मान बेटा 12 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा या 18। 12, 16, 17, 18 इनमें से कौन सा आएगा, सब बच्चे फास्ट आंसर दें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत देखने को मिला है, तो सभी बच्चे फास्ट आंसर दें कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। 7 को बेटा जो समांतर माध्य है जितनी संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से 42, ये कुल आ जाता है जो संख्या है। अब यहाँ देखो ये 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 और 7 कितने हो गए 26, 26 और 4 कितने हो गए 30। एक्स को छोड़ करके बेटा 30 है, तो x का वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 है, तो x आपका 12 आ जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका a है, a आपका बिल्कुल राइट आंसर हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। एक अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 23 क्या कहता है,
एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 48 डिग्री और 92 डिग्री हैं, तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए, चौथा कोण क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटे बताएं कि चतुर्भुज के चारों कोण कितने होते हैं। जो चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि चौथा जो कोण है वो क्या हो जाएगा। चारों कोण बेटा 360 के होते हैं, जिनमें से 3 कोण दे रखे हैं। 3 कोण क्या क्या दे रखे हैं, एक 100 दे रखा है, एक 48 दे रखा है, एक 92 दे रखा है। तीनों को जोड़ दो बेटा, ये कितना हो गया 8 और 2 10, 7 से लगा 1, और ये कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया 2। तीनों कोण कितने हैं 240 के, और चारों कोण कितने को 360 के। इसे इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120, और 120 आपका चौथा कोण आ जाएगा। चौथा कोण है वो कितना है 120, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और आपका बी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा शानदार, बहुत बढ़िया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कहता है। एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ इसका क्या हो जाएगा। तो बच्चे बताएं ABCD में से कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो सभी बच्चे फास्ट बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बेटा एग्जाम में देखने को मिला है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। तो सभी बच्चे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 750 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 900 है, तो फटाफट आंसर दे दें कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल शानदार। तो आपका बेटा 150 रुपये लाभ आ गया है, लाभ आपका 150 रुपये है। लाभ, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंट निकालने का तरीका होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। और बेटा यहाँ से आप काट लेंगे 0 0, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और 20% आपका लाभ हो। और आपका कौन सा है, आपका डी आंसर है, जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, डी आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार। क्वेश्चन नंबर बेटा 25 की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो फिर बच्चे से अच्छे से कर लेना। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर 3 वर्ष के पश्चात जनसंख्या क्या होगी। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि आपका A, B, C और D में से कौन सा आंसर होने जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार बेटा एग्जाम में आया है। देखते हैं सब बच्चे इसका क्या आंसर देने जा रहे हैं। फास्ट सभी बच्चे आंसर दें, इसका क्या आंसर हो जाएगा। शहर की जनसंख्या कितनी है 64,000 है, 10% की वृद्धि होती है तो 110/100, फिर 10% की वृद्धि होती है तो 110/100, फिर 10% की वृद्धि होती है तो 110/100। 3 साल है तो बेटा 3 बार करेंगे, और 4 साल है तो 4 साल करेंगे, ऐसे करेंगे बेटा। तो आप 0 से 0 काट देंगे, 3 0 काट दिया हमने ये, फिर 0 से 0 काट दी, 2 0 से बेटा 2 0 काट दी। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 गुना 11 121 होते हैं, 121 गुना में 11 1331 होते हैं, 1331 आ गया। इसकी 64 से गुना कर देंगे, और 64 से गुना कर 4 एकम 4, तो इकाई अंक देख लो बेटा 4 किस में है, और 4 इकाई अंक केवल बी में है, तो इसलिए पूरी गुना नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको आंसर लगा देना है। 85 184 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, बहुत शानदार आपकी क्लास रही है। अब आपकी इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास होगी, तो बेटा कल फिर मिलते हैं। अभी इंग्लिश की क्लास अटेंड करें, ठीक है। थैंक यू बेटा। योर कृष्णा कोचिंग सेंटर के इस मॉक टेस्ट में आप सभी अग्निवीरों का स्वागत है। आइए देखते हैं अब हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस। आज का जो हमारा पैराग्राफ है, सबसे पहले इसको देखते हैं। मैनी डॉक्टर्स फ्लैटली रिफ्यूज टू बिलीव Jenner when he announced that he had found a preventive against smallpox। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम जेनर है। बहुत से डॉक्टर्स ने, फ्लैटली का मतलब होता है साफ साफ, ठीक है, बहुत से डॉक्टर्स ने साफ साफ यह मानने से मना कर दिया, यह बिलीव करने से मना कर दिया जब उसने अनाउंस किया। किसने अनाउंस किया, जेनर ने ये अनाउंसमेंट की, या जेनर ने ये अनाउंस किया कि उसने स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध, स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है चेचक, चेचक के विरुद्ध जो है वो उसने एक प्रिवेंटिव जो है वो फाउंड कर लिया है, यानी कि उसने एक वैक्सीन जो है वो फाउंड कर लिया है। दे डिक्लेयर्ड वैक्सीनेशन टू बी डेंजर OUS प्रैक्टिस। उन्होंने डिक्लेयर किया कि डेंजरस, सॉरी ये कंप्लीट वर्ड डेंजरस है, ठीक है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो वैक्सीनेशन है वो एक डेंजरस प्रैक्टिस है। बट द ड्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज इन एवरीबडीज हर्ट। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स का ड्रेड था, यानी स्मॉल पॉक्स का जो भय था, वो सभी एवरीबडीज हर्ट यानी सभी के दिल में उसने क्या कर दिया था, एक भय पैदा कर दिया था। और जो लोग थे, पीपल फ्लोक्ड टू जेनर
टू बी वैक्सीनेटेड, और जो लोग थे वो जेनर के पास इकट्ठे होने लगे थे। देखिए अभी तक क्या बताया गया ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जेनर नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक वैक्सीन खोजा है जो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के विरुद्ध है, और बहुत से डॉक्टर्स ने उसको मना कर दिया है, फ्लैटली रिफ्यूज्ड कर दिया है इस बात को बिलीव करने से कि जेनर ने ऐसा कुछ खोजा है। और उनका ये मानना है कि इस तरह का जो वैक्सीनेशन है वो डेंजरस है, लेकिन स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का भय लोगों के अंदर इतना है कि वो जेनर के पास वैक्सीनेशन के लिए यानी टीकाकरण के लिए इकट्ठे होने लगे। द लैटिन वर्ड काउ इज वैका, लैटिन वर्ड जो काउ है वो क्या है, वैका है। इट इज द रूट फ्रॉम विच द वर्ड वैक्सीनेशन वॉज फॉर्म्ड। जो वैक्सीनेशन है वो वर्ड कहाँ से आया है, वो लैटिन वर्ड से आया है जो क्या है, वैका है। ठीक है, वैक्सीनेशन वर्ड जो है वो जो लैटिन वर्ड वैका है वहां से निर्मित हुआ है। सम ऑफ द वैका यूज्ड बाय जेनर वर नॉट प्योर एंड सम हार्म्स वर डन। कुछ वैक्सीन जो थे जो जेनर के द्वारा बनाए गए थे, यूज किए गए थे, वो प्योर नहीं थे, और कुछ जो थे उन्होंने क्या किया था, हार्म्स किया था, कुछ ने नुकसान भी पहुंचाया था। बट व्हेन सप्लाईज ऑफ प्योर वैक्सीन वर अवेलेबल, लेकिन जब प्योर वैक्सीन की जो पूर्ति थी वो सुनिश्चित हो गई, वो अवेलेबल हो गई, द प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेटिंग स्प्रेड ऑल ओवर इंग्लैंड एंड फ्रॉम इंग्लैंड टू द अदर कंट्री। फिर जो वैक्सीनेशन का प्रैक्टिस था वो पहले पूरे इंग्लैंड में फैला और फिर इंग्लैंड से बाकी देशों में फैला। वी हार्डली हियर ऑफ आउटब्रेक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स नाउ। अब हम मुश्किल से ही जो स्मॉल पॉक्स का आउटब्रेक है यानी चेचक की जो महामारी है उसके बारे में हम सुनते हैं। देखिए इसमें यह कहा गया है कि जेनर नाम का एक व्यक्ति था, उसने स्मॉल पॉक्स के लिए एक टीका खोजा था। उस टीके में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन बाद में वो जो टीका है वो प्योर स्टेट में आ गया, और फिर उस टीकाकरण से इंग्लैंड ही नहीं, इंग्लैंड के अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं वो टीकाकरण वहाँ पर भी किया गया, और जो स्मॉल पॉक्स था, जो चेचक था, वो लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया, क्योंकि अब हम चेचक के बारे में सुनते ही नहीं। चाहिए बेटा, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। वैक्सीनेशन समटाइम्स प्रूव्ड हार्मफुल बिकॉज वैक्सीनेशन वाज अ डेंजरस प्रैक्टिस। सम ऑफ द वैक्सीन यूज वाज ऑफ पुअर क्वालिटी। देयर आर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन काउज एंड ह्यूमन बींग्स। वैक्सीनेशन इज गिवन एट ए वेरी अर्ली एज। इसमें बताया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वैक्सीनेशन समटाइम्स प्रूव्ड हार्मफुल, कि वैक्सीनेशन कई बार क्या है, हार्मफुल जो है वो प्रूव हुआ क्योंकि सम ऑफ द वैक्सीन यूज्ड वाज ऑफ पुअर क्वालिटी, क्योंकि जो वैक्सीन थे उसमें से कुछ वैक्सीन पुअर क्वालिटी के थे। जैसा हमने पैराग्राफ में देखा था कि बाद में क्वालिटी जब इंप्रूव हुई तो वैक्सीनेशन तेजी से हुआ, और स्मॉल पॉक्स को हम अब आरडी सुनते हैं। नेक्स्ट है, with reference to the passage which of the statements given is oblique are correct। हमें पैसेज के रेफरेंस से बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वॉज अ डॉक्टर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि डॉक्टर्स ने बिलीव करने से इनकार कर दिया था कि जेनर ने कोई वैक्सीन जो है वो खोजा है। देयर आर नो आउटब्रेक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स नाउ ए डेज। लास्ट लाइन यही थी कि हम हार्डली सुनते हैं आउटब्रेक्स को। आउटब्रेक का मतलब होता है महामारी, तो हम हार्डली सुनते हैं स्मॉल पॉक्स के आउटब्रेक को। तो ये भी जो है सेंटेंस करेक्ट है। हार्डली सुनते हैं यानी ना के बराबर सुनते हैं, तो ये इसी बात को इस ढंग से कहा गया है, देयर आर नो आउटब्रेक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स नाउ ए डेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैसेज डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग। पैसेज के अनुसार इसमें से क्या करेक्ट है। हाउ स्मॉल पॉक्स में बी ट्रीटेड, हाउ वैक्सीन्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, द डेंजरस ऑफ especially for children, the gradual acceptance of vaccination as a preventive against smallpox। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन एज ए प्रिवेंटिव अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स। यानी धीरे धीरे क्या हुआ था, जो वैक्सीनेशन था उसकी एक्सेप्टेंस हो गई, उसको स्वीकार कर लिया गया, जिसके कारण स्मॉलपॉक्स की जो दिक्कत थी इंग्लैंड और बाकी देशों में वो लगभग समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपल हेसन टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड बिकॉज। पीपल जो थे, हेसन का मतलब उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए जल्दी क्यों की,
Many doctors supported Jenner's claim. Fear of terrible disease drove them to take the risk of vaccination. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोगों ने जल्दी क्यों की, क्योंकि जो डिजीज थी उसका जो फियर था, जो टेरिबल डिजीज थी यानी जो भयानक बीमारी थी, उसका जो फियर था वो फियर उनको प्रेरित करता है वैक्सीनेशन लेने के लिए, इसलिए उन्होंने जल्दी की खुद को वैक्सीनेट कराने की यानी टीका लगवाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैक्सीनेशन वॉज इंटेंटेड बाय जेनर to cure people suffering from smallpox, delay the death of smallpox victims, build up a defense against smallpox germs, prevent cows from spreading the disease। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योर पीपल सफरिंग फ्रॉम स्मॉलपॉक्स। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। If you want your wife to stop guessing about your feelings and motives, you have to be prepared to reveal yourself, and in order to reveal yourself you have to know yourself। इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि इफ यू वांट योर वाइफ टू स्टॉप गेसिंग, कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में गेस करना और आपके मोटिव्स के बारे में गेस करना रोक दे, यानी आपकी फीलिंग्स और आपके मोटिव्स को आपकी वाइफ जो है वो गेस ना करे, यू हैव टू बी प्रिपेयर टू रिवील योरसेल्फ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा टू रिवील योरसेल्फ, यानी अपने आप को प्रकट करने के लिए। एंड इन ऑर्डर टू रिवील योरसेल्फ यू हैव टू नो योरसेल्फ, और अपने आप को रिवील करने के लिए आपको स्वयं को जानना होगा, यू हैव टू नो योरसेल्फ। यू कैन नॉट टॉक ओपनली एंड ऑनेस्टली विद योर wife until you have tried being honest with yourself first। इसमें यह कहा जा रहा है कि आप जो है अपनी वाइफ से ओपनली और ईमानदारी यानी ऑनेस्टली खुले तौर पर और ईमानदारी से बात नहीं कर सकते जब तक आप अपने साथ ऑनेस्ट होने की कोशिश नहीं करते, अनलेस यू हैव ट्राइड बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यानी जब तक आपने अपने साथ ईमानदार होने का प्रयास नहीं किया है आप अपनी वाइफ के साथ ओपनली और ऑनेस्टली बात नहीं कर सकते, यानी खुले तौर पर और ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। टेक टाइम ऑफ टू बी अलोन, अकेले अपने लिए समय निकालिए अकेले होने के लिए। यूज दैट टाइम नॉट सिंपली टू एंगेज इन पैसिव मेडिटेशन बट टू कैरी ऑन एन एक्टिव इनर डायलॉग विद योरसेल्फ बिटवीन द पर्सन यू थिंक यू आर एंड इन द इनर इन यू। ठीक है, कहते हैं अब वो जो आपने टाइम निकाला है उस टाइम को यूज कीजिए। कहाँ यूज कीजिए, सिर्फ पैसिव मेडिटेशन में ही यूज मत कीजिए, बल्कि क्या कीजिए, कैरी ऑन यानी शुरू कीजिए। क्या शुरू कीजिए, एक्टिव इनर डायलॉग्स, यानी अपने अंदर एक डायलॉग्स, एक बातचीत शुरू कीजिए। किसके साथ, अपने साथ, विद योरसेल्फ, बिटवीन द पर्सन्स यू थिंक यू आर एंड द इनर इन यू। ठीक है, तो किसके बीच में हमें डायलॉग करना है, हमें डायलॉग करना है उन दो लोगों के बीच में। किन दो लोगों के बीच में, जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर वो दो लोग कौन है, एक तो वो आदमी है जो हम अपने बारे में सोचते हैं जो हम हैं, और दूसरा जो हम अंदर से हैं, यानी जो हम अंदर से हैं और जो हम अपने बारे में सोचते हैं। इन दो लोगों के बीच में हमें क्या करना होगा, डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। इट इन्वॉल्व्स रिविलेशन, सेल्फ एनालिसिस एंड रिवैल्यूएशन। सॉरी, it involves revaluation, self analysis and revaluation. Change is impossible otherwise। इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, आपका मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन होगा। जब आप इन दो लोगों के बीच में डायलॉग एस्टैब्लिश करेंगे। किन दो लोगों के बीच में, पहला वो व्यक्ति जो आप अपने बारे में सोचते हैं आप हैं, और दूसरा जो आप अंदर से हैं। जब इन दो लोगों के बीच में, जो आप रियल में हैं और जो आप अपने बारे में सोचते हैं, जब इन दो लोगों के बीच में डायलॉग्स होंगे तो इससे क्या होगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी किसकी, पुनर्मूल्यांकन की, किसके, सेल्फ एनालिसिस के द्वारा। एंड रिवैल्यूएशन चेंजेस इज इम्पॉसिबल अदरवाइज क्या होगा, आप अपना मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन कभी नहीं कर पाएंगे। नो आर्किटेक्ट इन एनी फील्ड विल अटेम्प्ट टू मेक न्यू प्लान्स विदाउट असेसिंग द प्रेजेंट सिचुएशन।
कोई भी आर्किटेक्ट होता है किसी भी फील्ड के अंदर, वो नए प्लान नहीं बना सकता बिना असेसमेंट के जो वर्तमान स्थिति है उसके। यानी जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसकी असेसमेंट के बाद ही नए प्लान बनाए जाते हैं। सिमिलरली आपसे कहा जा रहा है कि जब जो आपकी वास्तविक स्थिति है, जब आप उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, तभी कुछ नया निकल के आ सकता है। So to each of us can and must make an assessment of our own assets और liability। यानी हम में से प्रत्येक को हमारी जो assets हैं, हमारी जो liabilities हैं, यानी अंदर से हमारी assets और liabilities, यहाँ पे खूबियां और कमियां भी कही जा सकती हैं, कि जो हमारी अंदर से खूबियां हैं और जो हमारी अंदर से कमियां हैं, उनका असेसमेंट करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हम जो है एक कुछ नया हमारे अंदर निर्मित किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। योर वाइफ विल स्टॉप गेसिंग अबाउट योर फीलिंग्स व्हेन, ऑप्शन नंबर ए यू आर ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर बी यू नो यूर सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी ही रिवील्स हिमसेल्फ टू यू, यू टॉक ओपनली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जब आप अपने को जानते हैं तभी वो क्या कर सकती है, आपके बारे में, आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में जो गेस है उसको स्टॉप कर सकती है। इसके आंसर आप दीजिए बेटा, थोड़ा सा बताइए मुझे, थोड़ा सा बताइए। You can talk openly and honestly to your wife only when you reveal your emotions and feelings, are honest with him, do not engage yourself in passive meditation, are honest with yourself। इसके आंसर बेटा आप देना शुरू कीजिए। वेरी गुड बेटा, इसका आंसर हो जाएगा डी। यू कैन टॉक ओपनली एंड ऑनेस्टली टू योर वाइफ ओनली व्हेन यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। हम अपनी वाइफ से ओपनली और ऑनेस्टली बात कब कर सकते हैं, जब हम अपने साथ क्या हैं, ऑनेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, आंसर दीजिए बेटा इसका। यू शुड टेक टाइम ऑफ टू बी अलोन सो दैट, ऑप्शन नंबर ए यू टॉक टू योर सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी यू एंगेज योर सेल्फ इन पैसिव मेडिटेशन, ऑप्शन नंबर सी योर मोटिव्स एंड फीलिंग्स आर क्लियर, ऑप्शन नंबर डी यू डू नॉट चेंज योर सेल्फ। दीजिए बेटा इसका आंसर। यू शुड टेक ऑफ टाइम टू बी अलोन सो दैट, क्या होगा इसका आंसर एज पर द पैसेज, पैसेज के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, यस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यू टॉक टू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नो आर्किटेक्ट प्लान्स विदाउट असेसिंग द प्रेजेंट सिचुएशन बिकॉज, नो आर्किटेक्ट प्लान्स विदाउट असेसिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, कोई भी आर्किटेक्ट जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन को असेस किए बगैर नो प्लान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ अस कैन एंड मस्ट मेक एन असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस एंड री इवेल्युएशन आर नेसेसरी फॉर हिम, चेंज इज इम्पॉसिबल विदाउट हिम, नो असेसमेंट ऑफ अवर ओन एसेट्स एंड लायबिलिटी इज पॉसिबल। बताइए बेटा इसका आंसर। नो आर्किटेक्ट प्लान्स विदाउट असेसिंग द प्रेजेंट सिचुएशन बिकॉज, क्या होगा इसका आंसर, बताओ बेटा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेल्फ एनालिसिस एंड री इवेल्युएशन आर नेसेसरी फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए, चलते हैं। द वर्ड री रिविएशन इन द पैसेज मीन्स, रिविएशन का मीनिंग क्या है बेटा इस पैसेज के अंदर, रिवोल्यूशन, रैशनल, रिलीजियस या नोइंग द अननोन। यस इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, नोइंग द अननोन। हमने क्या पढ़ा था कि हमें डायलॉग एस्टैब्लिश करना है किसके बीच में, जो हम हैं और जो हम अपने बारे में सोचते हैं, इन दो के बीच में। तो जो हम हैं और जो हम अपने बारे में सोचते हैं, तो जो हम हैं वो हमारे लिए क्या है, अननोन है। तो उस अननोन को जानकर ही रिवेरिएशन जो है, उस अननोन को जानना ही क्या है, रिवेरिएशन है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आपको मोडेस्ट का जो है यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। क्लोजेस्ट मीनिंग का मीनिंग होता है सिनोनिम बताना है। तो मोडेस्ट का सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हम्बल होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें यूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे कंजंक्शन बतानी है। देखो, ही स्पोक डैश लाउडली डैश एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। तो ही स्पोक सो लाउडली दैट एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। यहाँ पर ही स्पोक सो लाउडली यानी वह इतना तेज बोला कि एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, कि प्रत्येक क्या था, सरप्राइज्ड था। यहाँ पे सो दैट का मतलब है इतना की, ध्यान रखना बेटा।
यहाँ पे सो का मतलब क्या है, इतना, मतलब क्या है, दैट का मतलब क्या है यहाँ पे, की। ठीक है, तो यहाँ पे सो का मीनिंग है इतना और दैट का मीनिंग है की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है करेक्टली स्पेल वर्ड, यानी इन इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। तो स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इमीडिएट जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज अंडरलाइन इन द सेंटेंस, ही इज ऑलवेज प्रेज फॉर हिज टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ये इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपको सिनोनिम बताना है पेन स्टेकिंग का। पेन स्टेकिंग का सिनोनिम बेटा बताइए, शाबाश, बहुत आसान वर्ड है, ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है, ये बहुत इजी वर्ड है, बताइए। पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग का मतलब होता है ऐसा प्रयास करना जिसमें दर्द हो, तो क्या होगा, पेनफुल एंड सोरोफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इंडिकेट टाइप ऑफ एडवर्ब्स अंडरलाइंड इन द सेंटेंस इन ए वीक्स टाइम द सन विल स्टार्ट राइजिंग। अब यहाँ पे जो अंडरलाइंड जो था वो ये है वीक्स टाइम। तो आपको बताना है ये जो वीक्स टाइम है इसके अंदर जो एडवर्ब है उसका टाइप कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आया। तो इसका टाइप क्या है बेटा, इसका टाइप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वीक और टाइम सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, क्योंकि वीक और टाइम दोनों किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ड्यूरेशन की टाइम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो वीक्स टाइम है। ठीक है, और हमें बताना है कि इसके अंदर जो एडवर्ब है उसका कौन सा टाइप है। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन और ड्यूरेशन, क्योंकि वीक भी ड्यूरेशन की बात कर रहा है और टाइम भी ड्यूरेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आई एम वेक्स्ड डैश हिज बिहेवियर। तो वेक्स्ड के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो क्या आती है बेटा, एट आती है। आई एम वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वट विल बी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ आई एम डूइंग माई होमवर्क। देखो बेटा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, आई एम डूइंग माई होमवर्क। आपको क्या बताना है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेटा क्या क्या अप्लाई होता है। देखो, यदि किसी सेंटेंस के अंदर हैज, हैव यस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है तो वो सेंटेंस किस में होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो हमें बताना है आई एम डूइंग माई होमवर्क, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा। तो इसमें देखिए बेटा, इन चार ऑप्शंस में से हैव कहाँ आ गए, ऑप्शन नंबर ए में आ गए, हैव भी आ गए, ये थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा, आई हैव डन माई होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आई हैव प्रेजुडाइज अगेंस्ट हिम। प्रेजुडाइज का मतलब होता है बेटा पूर्व धारणा। ठीक है, प्रेजुडाइज का मतलब होता है पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह। इसके साथ जो प्रपोजिशन आती है वो अगेंस्ट आती है। आई हैव नो प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट हिम, यानी मेरा उसके लिए कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है, यानी मैं उसके लिए कोई भी पूर्व धारणा नहीं रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गिव वन वर्ड फॉर इर्रेलेवेंट टॉक अबाउट गॉड एंड सैक्रेड थिंग्स। इर्रेलेवेंट का मीनिंग होता है अनावश्यक। अनावश्यक बातें किसके बारे में, भगवान के बारे में। और सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है बेटा पवित्र, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो भगवान या पवित्र वस्तुओं के बारे में जो अनावश्यक बातें की जाती हैं उनके लिए जो एक वर्ड यूज होता है उसको बोला जाता है ब्लास्फेमी। ठीक है बेटा, हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान, जिसके साथ अभी हमारा कन्फ्लिक्ट हो गया था, हमारा युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो वहां पर ब्लास्फेमी के लिए सजा है, यानी वहां पर आप भगवान या पवित्र वस्तुओं के बारे में इर्रेलेवेंट यानी अनावश्यक बातें, उटपटांग बातें नहीं बोल सकते। इसको बोला जाता है बेटा ब्लास्फेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चूज द एंटोनिम ऑफ कर्टेज। बताइए बेटा इसका आप, शाबाश। कर्टेज का एंटोनिम बताइए। कर्टेज, शाबाश बेटा, बताइए क्या होगा कर्टेज।
देखो बेटा, कर्टेल का मतलब होता है, एंटोनिम बताना है, एंटोनिम, सिनोनिम नहीं बताना, क्या बताना है, एंटोनिम। देखो कर्टेल का जो एंटोनिम होता है वो होता है रिज्यूम। देखो रिज्यूम का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपने कहीं रोक दी, उसको जब वहां से स्टार्ट करते हैं तो उसको रिज्यूम बोलते हैं, ठीक है। और कर्टेल का मतलब होता है रोकना, जैसे कोई चीज चल रही है उसको हम रोक दें तो कर्टेल। और चली हुई चीज जहां पे उसको काटा गया था, अगर हम वहां से स्टार्ट करें तो उसको बोला जाएगा रिज्यूम। इसलिए ध्यान रखना, रिज्यूम और स्टार्ट में डिफरेंस कहां पर है। रिज्यूम का मतलब है कोई चीज कहीं रोकी गई थी, जब हम वहां से स्टार्ट करेंगे तो उसको रिज्यूम बोलेंगे। कोई चीज शुरू से शुरू करेंगे तो उसको स्टार्ट बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। देखो बेटा, ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम बताना है। देखो वर्बोज नहीं होता, वर्बोज का मीनिंग क्या होता है बेटा, वर्बोज का मीनिंग होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, जिसको हम कहते हैं वाचाल, ठीक है, बहुत अधिक बोलने वाला। इन्वॉल्व्ड का मीनिंग होता है सम्मिलित होना। यूसिड का मीनिंग बेटा, अगर आपसे यूसिड का कभी सिनोनिम पूछा जाए, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसका सिनोनिम होता है क्लियर, यानी स्पष्ट। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है, पारदर्शी, तो पारदर्शी तो तीनों का ही मीनिंग नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। एंटोनिम बताना है जो मीनिंग में अपोजिट है ऑफ द गिवन वर्ड रेटिसेंट। देखो बेटा, रेटिसेंट का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। देखो रेटिसेंट का मतलब होता है बेटा अल्पभाषी। रेटिसेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, अल्पभाषी। अब आपको इसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट इसका क्या होगा, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, कम्युनिकेटिव का मतलब होता है जो बातचीत करने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि रेटिसेंट क्या है, अल्पभाषी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ड्रमर इज रिलेटेड टू ऑर्केस्ट्रा इन द सेम वे एज मिनिस्टर इज रिलेटेड टू। देखो बेटा, ड्रमर किससे संबंधित है, ऑर्केस्ट्रा संबंधित है। इसी प्रकार जो मिनिस्टर है वो किससे संबंधित है, वो बेटा कैबिनेट से संबंधित। क्लियर हुआ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डिपार्टमेंट से नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं, डिपार्टमेंट विभाग होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका क्षेत्र होता है, ठीक है, हल्का जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कैबिनेट। क्योंकि कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना, जब कोई भी मान लीजिए जो हमारे माननीय एमएलए साहब हैं या एमपी साहब हैं, जब उनको मिनिस्टर बनाया जाता है तो 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर का संबंध किससे होता है, कैबिनेट से। जैसे विच ऑफ द प्रोनाउंस कैन बी यूज टू ज्वाइन द सेंटेंस आई सो मैनी हाउसेज मोस्ट ऑफ देम वर क्वाइट एक्सपेंसिव। हमें बताना है इनके अंदर जो प्रोनाउन है वो कौन सा प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। ये जो 2 सेंटेंसेस हैं, आई सो मैनी हाउसेज, मोस्ट ऑफ देम वर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो देखो बेटा, कौन सा प्रोनाउन यूज किया जा सकता है, वो विच किया जा सकता है। विच क्यों किया जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर किसकी बात हो रही है, हाउसेस की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर किसकी बात हो रही है, हाउसेस की बात हो रही है। अब हाउसेस क्या है, निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, विच यूज, या जानवर के लिए क्या यूज करते हैं, विच। ठीक है बेटा, चलो आज के मॉक टेस्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक।